नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मैं आशीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए सेशन में, जिसमें आज हम लोग नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि मशीन है। हमारा मशीन से रिलेटेड हर एक टॉपिक्स में डिस्कस किया जाएगा। और ये मैं बता दूं, ये आपका ये लास्ट चैप्टर है इस मैकेनिक्स में, जो कि कवर कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग काफ़ी न्यूमेरिकल चीज़ों को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम हमारे मिलते रहेंगे। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके मैकेनिक्स में अप्लाइड मैकेनिक्स का हमारा स्पेशल प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप लोग पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कोई भी दिक्कत होती है हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ के थ्रू आप ज्वाइन हो जाइए। और हमें कोई भी दिक्कत होती है हमें बताइए आप, तो हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का है लेक्चर नंबर 11। ठीक है, 10 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 11 में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है मशीन्स। मशीन्स में सबसे पहले बात करें मशीन। मशीन्स वर्ड सभी ने सुना है। मशीन क्या होता है? मशीन एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर यांत्रिक कार्य को सरलता से करती है। मीन्स क्या होता है? मशीन कोई एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक पार्ट एनर्जी को, ठीक है ना, कोई भी एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ध्यान रखिएगा कि इस तरह से एनर्जी होती है जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में जब कन्वर्ट करती है तो उसे मशीन कहते हैं। जैसे अगर हम लोग कार की बात करें तो कार में क्या होता है? कार में हमारा इनपुट क्या होता है? पेट्रोल होता है, मीन्स फ्यूल एनर्जी होती है। और ये किस में कन्वर्ट करती है? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, के लिखा मैंने, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करती है। तो ये क्या हो गई? हमारी मशीन हो गई। ठीक है, फ्रिज की बात करें, जो रेफ्रिजरेटर होता है हमारा, घरों में लगे होते हैं, सभी के घरों में होते हैं रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में भी क्या होता है? इनपुट क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग? इसको हम लोग कूलिंग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मीन्स इसकी हीट एनर्जी निकालते हैं। तो इस तरह से ये सब क्या हमारी मशीन्स हैं। ठीक है ना, मोटर होता है, ठीक है ना, मोटर होता है, जनरेटर होता है, ये सब क्या हमारी मशीन्स हैं, जिनमें एक पार्ट की एनर्जी को दूसरी पार्ट की एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या होता है कि इनपुट एनर्जी कुछ भी हो सकती है किसी मशीन पे, वो डिपेंड करेगा कि मशीन कौन सी है। ठीक है ना, फैन की बात कर रहे हैं, लाइट की बात करते हैं, इनपुट क्या है? हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है। ठीक है ना, वो तो इंस्ट्रूमेंट पे हमारा डिपेंड करेगा। और वो हमारा अवेलेबल जो भी एनर्जी होती है वो किस में जाती है? हमारी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एग्जाम्पल की बात करी जाए तो एग्जाम्पल देखिए, पेट्रोल इंजन एक ऐसा मशीन है जो ईंधन के दहन से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करके किसी वाहन को चलाने की क्षमता रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बिजली के पंखे भी विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके हवा देने का कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे मशीन्स होते हैं जो किसी एक एनर्जी को, ठीक है ना, एक ऊर्जा को जब दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो इस तरह के जो भी डिवाइसेस होती हैं वो हमारी कहलाती है मशीन्स। ठीक है ना, मीन्स एक तरह से एनर्जी को जब वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह की जितनी भी मशीन्स होती हैं वो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सब मशीन्स कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट है लोड लिफ्टिंग मशीन्स या भार उठाने की मशीन्स। तो ये क्या होती है? एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा कम बल लगाकर अपेक्षाकृत अधिक लोड उठाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोड लिफ्टिंग मशीन्स कहते हैं। मीन्स कि हमारे पास कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिनमें हम लोग फोर्स तो कम लगाते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग लोड जो उठाते हैं, भार जो उठाते हैं वो ज़्यादा उठाते हैं। तो इस तरह की जो मशीन्स होती हैं वो कहलाती हैं लोड लिफ्टिंग मशीन्स। मीन्स लोड को लिफ्ट करेंगे, जो भी भार होगा हमारा, वेट होगा, जो भी वेट होगा जिसको उठाना है, कोई भी, जैसे ये ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट W है, तो इसको उठाने पे जितना कम से कम फोर्स लगता है, तो इस तरह की जो मशीन्स होंगी जो हम इस तरह के लोड्स को, ब्लॉक को उठाएंगी, वो कहलाएंगी हमारी लोड लिफ्टिंग मशीन्स। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि लोड होता क्या है, किसे भार कहेंगे, बोझ किसे कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है लोड। लोड क्या होता है? मशीन द्वारा उठाए जाने वाले भार को बोझ कहते हैं। तो ध्यान रखिए, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, बोझ लिखा हो या भार लिखा हो या लोड लिखा हो, ठीक है, तीनों चीज क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, इसको हम लोग W से बताते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी लोड है, जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्लॉक रखा है रोड पे, ठीक है, जमीन पे रखा है, ये हमारा किसी रस्सी से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है,
ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। तो जब इसको खींचेगा तो ये क्या करे, ये क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा हमारा ब्लॉक, ठीक है ना। लेकिन जो भी इसका डब्ल्यू वेट होगा, उस वेट के कारण जो भी फोर्स अप्लाई करेगा पी, ठीक है, पी क्या कर रहा है, एफर्ट अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण हमारा ये घूम चल रहा है। तो ये जो डब्ल्यू है जो खींच रहा है, ये हमारा मैन, ये आदमी जो भी खींच रहा है, तो ये लोड होता है हमारा, ठीक है। और ये जो पी, ये जो एफर्ट लगा रहा है, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको खींचने के लिए, ठीक है ना, ये जो पर्सन हमारा फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको खींचने के लिए, ये कहलाता है पी एफर्ट। ध्यान रखिएगा, लोड और एफर्ट में अंतर समझिएगा। लोड क्या है, मशीन द्वारा उठाए जाने वाले भार को बोझ कहते हैं, इसे डब्ल्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रयास क्या होता है, किसी भार या बोझ को उठाने के लिए मशीन पर लगाए गए बल को ही प्रयास कहते हैं। ठीक है बेटा फ्रेंड, देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये हमारा ब्लॉक रखा है जमीन पे, डब्ल्यू वेट का है, इससे रस्सी जुड़ी है, और ये जो पर्सन खड़ा है, ठीक है ना, ये पर्सन जो आदमी खड़ा है, ये क्या कर रहा है, इसे खींच रहा है, ठीक है। तो ये जो डब्ल्यू है ये क्या है, लोड है जो कि पर्सन खींच रहा है। और जितना वो फोर्स लगा के खींचेगा, जरूरी नहीं हो डब्ल्यू के बराबर खींचे, डब्ल्यू से ज़्यादा ही फोर्स लगा के खींचेगा, ठीक है ना। तो जो भी पी फोर्स लगाएगा वो एफर्ट कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ होती है, पी और डब्ल्यू एक चीज़ नहीं होते हैं। पी हमेशा ज़्यादा होगा डब्ल्यू से, तभी क्या होगा, हमारा जो लोड है वो खींचेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, मशीन्स पर क्या होता है कि जब मशीन्स से किसी लोड को उठाते हैं या नीचे लाते हैं तो उसमें एफर्ट अप्लाई होता है, ठीक है, उसमें प्रयास अप्लाई होता है, ठीक है। इसीलिए लिखा मैंने, किसी भार और बोझ को उठाने की मशीन पर लगाए गए बल को ही प्रयास कहते हैं, इसे पी से बताते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा, एफर्ट को पी से बताएंगे और लोड को डब्ल्यू से बताएंगे, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट है मशीन मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ क्या होता है। यांत्रिक लाभ क्या होता है, मशीन द्वारा उठाए गए बोझ या लोड डब्ल्यू तथा इसके लिए लगाए गए प्रयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती, यूनिट नहीं होती इसकी कोई भी। यांत्रिक लाभ क्या होता है, एम ए मतलब मैकेनिकल एडवांटेज, डिवाइड ये किसके बराबर होता है, डब्ल्यू बाई पी। डब्ल्यू क्या है हमारा, लोड अपॉन पी क्या है, पी क्या एफर्ट है। तो लोड अपॉन एफर्ट का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। मीन्स मशीन अगर किसी लोड को उठा रही है और उसमें जितना भी एफर्ट लगा रही है, जो भी प्रयास लगा रही है, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो कहलाता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, या कहते हैं यांत्रिक लाभ। तो हमेशा ध्यान रखें, यांत्रिक लाभ क्या होता है, डब्ल्यू बाई पी। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, भार उठाने वाली मशीन में प्रयास द्वारा चली गई दूरी, मतलब क्या हुआ अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। भार द्वारा उठाने वाली मशीन में प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती। मीन्स भार उठाने वाली मशीन में प्रयास द्वारा चली गई, मीन्स अब जो मशीन भार उठा रही है, लोड, जैसे मान लीजिए ये डब्ल्यू लगा है, इसको मशीन हमारी उठा रही है, ठीक है ना। तो इसमें जो एफर्ट अप्लाई किया, और ये जो लोड ने, जब ये लोड हमारा कुछ डिस्टेंस मूव किया, ठीक है, और जो लोड जो हमने एफर्ट लगाया, एफर्ट देखिए दो चीज होती है, एक होता है डब्ल्यू, एक होता है पी। डब्ल्यू तो किसी बॉडी का होता है, पी क्या होता है, मशीन का होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू को चलाने के लिए पी ने जितना फोर्स लगाया उसको एफर्ट कहते हैं, और पी जितना एफर्ट लगा के इसे चला रहा है वो प्रयास की दूरी हो जाएगी, ठीक है ना। और डब्ल्यू जितना दूर चलेगा वो डब्ल्यू की दूरी हो जाएगी, ठीक है। दोनों अलग चीज समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। मशीन में क्या हो रहा है, मशीन में दो चीज होती है, एफर्ट होती है और लोड होता है। तो लोड को जब चलाते हैं, लोड को चलाने के लिए एफर्ट जितना लगाया और उस एफर्ट से लोड हमारा जितना चला, एक वो दूरी हो गई जिसको पी है, पी द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। और दूसरी क्या होता है, लोड ने जो दूरी चली वो लोड द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये कहलाता है वेगानुपात, जिसे कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। ये होता है पी बाई डब्ल्यू की दोनों की डिस्टेंस, पी की डिस्टेंस और डब्ल्यू की डिस्टेंस को अनुपात कर लेंगे, भाग कर देंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल एफिशिएंसी। यांत्रिक लाभ और वेगानुपात के अनुपात को यांत्रिक दक्षता कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ईटा मतलब इस तरीके से लंबा, एन का एक पोर्शन हमारा थोड़ा सा खिंच जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मतलब मैकेनिकल एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशियो का जो हमारा अनुपात होगा, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही कहलाएगा हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी, यांत्रिक दक्षता, ठीक है। फॉर्मूला देख सकते हैं आप लोग,
यांत्रिक दक्षता अपॉन वेग अनुपात। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी क्या होती है? किसी मशीन को दी गई ऊर्जा की मात्रा को इनपुट कहते हैं। मीन्स हम जब मशीन में, कोई भी हमारी मशीन है उसमें हम लोग कोई भी एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं जिससे वो मशीन चलेगी, तो वो जो इनपुट एनर्जी होती है वो कहलाती है हमारी इनपुट एनर्जी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंजन को चलाने के लिए डीजल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होता है। पेट्रोल इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है और डीजल इंजन को चलाने के लिए डीजल फ्यूल की आवश्यकता होती है। तो ये जो डीजल फ्यूल जो दे रहे हैं हम लोग, इसकी जो एनर्जी होगी वही हमारी इनपुट एनर्जी कहलाएगी। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा कि जो भी मशीन को चलाने के लिए इनपुट एनर्जी जो दे रहे हैं वही हमारी इनपुट एनर्जी होती है। आउटपुट एनर्जी क्या होती है? आउटपुट एनर्जी आप समझ सकते हैं, वर्ड का मतलब आउटपुट एनर्जी मीन्स जो आउटपुट हमें मिल रहा है मशीन से। किसी मशीन में इनपुट एनर्जी का प्रयोग करके मशीन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को निर्गत ऊर्जा कहते हैं, मीन्स आउटपुट एनर्जी हम लोग कहते हैं। मीन्स मशीन का प्रयोग करके हम लोग जब इनपुट एनर्जी का यूज़ करके हम लोग आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है ना, वो हमारी कहलाती है निर्गत ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी ऑफ मशीन। एफिशिएंसी क्या होती है? किसी मशीन की निर्गत ऊर्जा और इनपुट ऊर्जा के अनुपात को मशीन की दक्षता कहते हैं, मीन्स आउटपुट एनर्जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। ठीक है, इन दोनों एनर्जी का जो रेशियो होगा वही हमारा एफिशिएंसी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है एफिशिएंसी बराबर आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं आइडियल मशीन, आदर्श मशीन। आदर्श मशीन वह मशीन जिसमें किसी प्रकार का कोई घर्षण कार्य नहीं करता, अर्थात मशीन की दक्षता 100% 100% होती है, तो ऐसी मशीन को आदर्श मशीन कहते हैं। मीन्स आइडियल मशीन मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए जितना हम लोगों ने इनपुट एनर्जी दिया, ठीक है, उतना ही आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स हमने इनपुट एनर्जी मान लीजिए 56 दिया यूनिट और 56 यूनिट हमें आउटपुट में मिल रहा है, तो अगर इस तरह की मशीन्स होंगी तो वो कहलाएंगी हमारी आइडियल मशीन, आदर्श मशीन। ठीक है, मतलब मशीन की दक्षता क्या हो जाएगी? 100% हो जाएगी। मीन्स जितना इनपुट दे रहे हैं मशीन में उतना ही हमें आउटपुट मिल रहा है, तो ऐसी मशीन हमारी आदर्श मशीन होगी। इसमें आउटपुट एनर्जी बराबर इनपुट एनर्जी होती है। तो हम बता दें, ऐसा प्रैक्टिकल कभी नहीं होता, कोई ऐसी मशीन नहीं होती जो आइडियल मशीन हो, क्योंकि उसमें जो भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी एनर्जी हमारी आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब उसका कुछ ना कुछ पार्ट लॉस में जाएगा। ठीक है, तो आइडियल मशीन कोई भी मशीन नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग वास्तविक मशीन। वास्तविक मशीन क्या होती है? वास्तविक मशीन के अंगों, देखो क्या होता है, जो एक्चुअल मशीन जो हम लोग मशीन यूज हो रही है, जैसे हम कोई भी मशीन यूज में ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉस होता है, हानि होती है, और जिसके कारण क्या होता है कि जो इनपुट एनर्जी होती है और जब वो आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो उसका एनर्जी का जो मात्रा होती है, जितनी मात्रा में कन्वर्ट होती है वो कम से कम होती है। ठीक है, वास्तविक मशीन में अंगों के पार्ट घर्षण के कारण दत्त ऊर्जा का कुछ भाग व्यर्थ ही खर्च हो जाता है। घर्षण, मान लीजिए किसी बॉडी में फ्रिक्शन हो रहा हो, मशीन के कुछ पार्ट में घर्षण उत्पन्न हो रहा हो, तो उसके कारण क्या होगा? ऊर्जा की हानि होगी, ऊर्जा का लॉस होगा और उसका कुछ पार्ट ऊष्मा में परिवर्तित होगा। अतः वास्तविक मशीन की आउटपुट का मान इनपुट से हमेशा कम रहता है, ध्यान रखिएगा, जिससे हम लोग मशीन की दक्षता सदैव इकाई से कम होती है। इसका मतलब क्या होगा कि बेटा कि जो वास्तविक मशीन होती है उसका आउटपुट का मान हमेशा इनपुट से कम होगा, मतलब इनपुट हमेशा ज़्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, एक्चुअल जो मशीन होगी उसका इनपुट ज़्यादा और आउटपुट क्या होगा? आउटपुट हमारा कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है इसमें? ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, आउटपुट एनर्जी क्या हुई? इनपुट एनर्जी माइनस एनर्जी लॉस इन फ्रिक्शन। मीन्स इनपुट एनर्जी जितनी हमने प्रोवाइड की उसमें से फ्रिक्शन की एनर्जी को माइनस कर दे तो वही हमारी क्या होती है? आउटपुट एनर्जी होती है। तो एक्चुअल जो मशीन्स होती हैं, जो भी मशीन हम लोग यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल पर्पस में, वो इस तरह की मशीन्स होती हैं जिनकी आउटपुट एनर्जी कैसे मिलती है? इनपुट एनर्जी में से हम लोग एनर्जी का लॉस, फ्रिक्शन के कारण जो होता है, घर्षण के कारण जो लॉस होता है, उसको हम लोग हटा देते हैं, वो एनर्जी हमारी घट जाती है और हमें जो मिलती है आउटपुट एनर्जी, वो हमें क्या मिलती है? एक्चुअल मशीन्स की एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग लॉ ऑफ मशीन। ठीक है, लॉ ऑफ मशीन क्या होता है? किसी भार को उठाने वाली मशीन में उसके द्वारा उठाए गए भार तथा उसके मशीन पर लगाए गए प्रयास के बीच के संबंध को मशीन का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ मशीन कहते हैं। मीन्स कि जैसे मान लीजिए कोई लोड उठा रहे हैं, डब्लू, यहाँ लोड लिखा ना बेटा, लोड मीन्स डब्लू उठा रहे हैं और उस पर पी लगा रहे हैं,
तो इनके बीच का जो रिलेशन होगा, इनके बीच का जो रिलेशन संबंध होगा वही हमारा कहलाएगा लॉ ऑफ मशीन। मीन्स हम लोग जैसे मान लीजिए दो W1 और W2 उठा रहे हैं और इसके लिए एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं P1, इसके लिए एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं P2, ठीक है। तो इनके बीच का जो P1 और W1 के बीच का रिलेशन क्या होगा, P2 और W2 के बीच का रिलेशन हमारे लॉ ऑफ मशीन के थ्रू पता चलता है। कैसे पता चलता है, देखिए किसी भार को उठाने वाली मशीन में विभिन्न भारों को उठाने के लिए प्रयास भी भिन्न भिन्न प्रकार के लगाने होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब लोड अलग अलग होंगे, मान लीजिए कोई लोड 50 न्यूटन का है, दूसरा लोड 100 न्यूटन का है, तो 50 न्यूटन में जो एफर्ट अप्लाई होगा वो कम अप्लाई होगा, 100 न्यूटन में जो एफर्ट लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसमें हमारा कम लगेगा, इसमें हमारा ज़्यादा लगेगा। इसीलिए क्या होता है कि एफर्ट जो होते हैं हमारे लोड पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए प्रयास और भारों के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखीय समीकरण प्राप्त होता है, ठीक है। समीकरण हमारा क्या मिलता है, समीकरण हमारा मिलेगा P बराबर mw प्लस सी। ये ध्यान रखिएगा, P बराबर mw प्लस सी समीकरण होता है। जो P और W, P क्या हमारा एफर्ट है, प्रयास है, W क्या हमारा यहाँ पे, W जो है हमारा वो लोड है, भार है, M क्या, M यहाँ पे स्लोप है, और C क्या है, घर्षण कांस्टेंट, फ्रिक्शन कांस्टेंट। C सभी भारों के लिए घर्षण कांस्टेंट हमारा होता है, ठीक है ना। इसीलिए प्रयास और भारों के संबंध को दर्शाने वाली समीकरण को मशीन का नियम कहते हैं। मीन्स मशीन का नियम क्या होता है कि P और W के बीच का रिलेशन, और रिलेशन क्या है, P बराबर mw प्लस सी। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप देख सकते हैं y बराबर mx प्लस सी, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उस इक्वेशन से मैच करती है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, c तो c है, m तो स्लोप है, x की जगह w है, p की जगह y है, ठीक है। इन इक्वेशंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फिगर बना रखा है जो आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिगर क्या है कि यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर है कि नीचे जो लाइन है लोड के लिए बनाई गई लाइन, और ऊपर हमारी क्या है, एफर्ट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नीचे वाली क्या हमारी, नीचे वाली हमारी लोड है, ऊपर वाली हमारी क्या है, एफर्ट है, ठीक है। तो अब देखिए y बराबर mx प्लस सी होता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखिए y बराबर x का अगर ग्राफ की बात करें तो ये x है, ये y है, तो सीधी लाइन बनती है, ठीक है। और अगर y बराबर 2x है तो ऐसे बनेगी, y बराबर 3x है तो ऐसे बनेगी, y बराबर 4x है तो ऐसे बनेगी, ठीक है। तो y बराबर अगर mx होगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, y बराबर mx का, ठीक है। और अगर हम कहें कि y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा, तो भाई mx का ग्राफ तो ऐसे बन रहा था, लेकिन y बराबर mx प्लस सी, सी कहाँ पर लाई करेगा, हमारा y एक्सिस पर, तो ये c हो जाएगा। यहाँ से जो ग्राफ बनेगा ये होगा हमारा y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ, ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है ये y बराबर mx प्लस सी। तो इसीलिए हमने बनाया, देखिए यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, इधर लाइन पे एफर्ट है हमारा, इधर लाइन पे लोड है। तो अगर आइडियल मशीन की बात करेंगे तो आइडियल मशीन में क्या होगा कि जितना भी हम लोग लोड लगाएंगे उतना ही एफर्ट में हमारा कन्वर्ट होगा। मीन्स ग्राफ कैसा जाएगा, सीधा जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, ग्राफ सीधा जा रहा है और किसी एंगल पे जाएगा, बीटा एंगल हमने जूम कर रखा है, और लोड हम लोग कितना लगा रहे हैं, P1 लगा रहे हैं, ठीक है ना, P1 एफर्ट लगा रहे हैं, और उसका लोड हमें, उसका लोड यहाँ पर ये W जो भी है वो हमें मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है। अब देखिए ये तो बात हो गई हमारी किसकी, ये हो गई बात हमारे एक्चुअल मशीन, सॉरी ये किसकी बात हो गई, हमारी आइडियल मशीन्स की, आदर्श मशीन की। अब हम बात कर रहे हैं एक्चुअल मशीन्स की। एक्चुअल मशीन्स में क्या होता है, एक्चुअल मशीन्स में आप देख सकते हैं, एक्चुअल मशीन्स में क्या होगा कि एक्चुअल मशीन्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, y बराबर mx प्लस सी, मीन्स p बराबर mw प्लस सी का बनेगा। मीन्स c हमारा जो घर्षण गुणांक है वो पहले बनेगा, ठीक है ना, y एक्सिस, उसके बाद हमारा लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है ना। तो ये होगी p बराबर mw प्लस सी, क्लियर हो रहा है बेटा फिगर, ठीक है, p बराबर mw प्लस सी। तो ठीक है, तो यहाँ का एंगल हमारा अलग होगा अल्फा, ठीक है ना, इसका स्लोप हो जाएगा m, ठीक है ना, ये इस फिगर का स्लोप हो जाएगा m क्या हो जाएगा, tan अल्फा के बराबर जो एंगल होगा, पढ़ रखा मैथ में, मैथ से आप जानते हैं। तो ये किसका फिगर है, एक्चुअल पीवी कर्व है, मतलब एक्चुअल हमारा लोड का और एफर्ट का ग्राफ बनाया गया हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर एक्चुअल मशीन्स, ये एक्चुअल मशीन्स के लिए है, और जो नीचे वाला था ये किसके लिए था, आइडियल मशीन्स के लिए था, ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ मशीन का नियम है,
ठीक है, आप ये देख सकते हैं, इस फिगर को आप पूरा एज इट इज बना लीजिएगा, एज इट इज जैसा मैंने दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिवर्सिबल मशीन। रिवर्सिबल मशीन मतलब कि यदि भार को उठाने वाली मशीन बिना प्रयास लगाए, प्रयास हटाने पर केवल भार के कारण ही वो विपरीत दिशा में चलकर कुछ कार्य करने में समर्थ होती है, तो उसे परिवर्तनीय रिवर्सिबल मशीन्स कहते हैं। मीन्स अगर हम लोग एफर्ट नहीं लगा रहे, पी नहीं लगा रहे, और फिर भी भार के कारण जो मशीन है वो विपरीत दिशा में चल रही है, मीन्स स्ट्रेट तो चलती है और साथ साथ विपरीत दिशा में भी चल रही है बिना एफर्ट के, तो इस तरह की जो मशीन्स होती हैं वो कहलाती है हमारी रिवर्सिबल मशीन, या कहते हैं हम लोग परिवर्तनीय मशीन। इसकी दक्षता क्या होती है, 50% से अधिक होती है। हमेशा ध्यान रखना, एफिशिएंसी क्या होती है रिवर्सिबल मशीन की, 50% से ज़्यादा होती है, कभी कम नहीं होती है। ठीक है ना। देखिए अब इसको हम बताएं कैसे होता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई लोड लिफ्टिंग मशीन है हमारे पास, मान लिया हमने जो डब्ल्यू लोड था हमारा, उससे जो चली गई दूरी थी वो एक्स है, ठीक है, तथा लगाए गए एफर्ट की जो चली गई दूरी वो वाई है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मशीन में जो इनपुट एनर्जी है। इनपुट एनर्जी क्या हो जाएगी, इनपुट एनर्जी किससे पता चलेगी, क्योंकि एफर्ट से पता चलेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं मीन्स एफर्ट अप्लाई करने के बाद ही लोड चलता है, तो एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं मीन्स एनर्जी हम लोग एफर्ट के थ्रू देंगे। तो एफर्ट हम मान के चल रहे हैं कि वाई डिस्टेंस दूरी चल रही है और डब्ल्यू कितना चल रहा है, एक्स दूरी चल रहा है, तो एफर्ट के द्वारा जो हमारा इनपुट एनर्जी होगी कितनी होगी, पी इंटू वाई। ठीक है ना, मशीन से निवेशित ऊर्जा P इंटू वाई है, और मशीन से जो आउटपुट एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, W इंटू एक्स। आउटपुट हमें W इंटू एक्स की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, P इंटू वाई हमारी क्या होगी, इनपुट एनर्जी हो गई, W इंटू एक्स क्या हो गया, आउटपुट एनर्जी हो गई। अब एक्चुअल मशीन्स में क्या होता है कि कुछ ना कुछ घर्षण का लॉस होता है, और जो फ्रिक्शन लॉस होता था वो कितना होता था, इनपुट माइनस आउटपुट। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फ्रिक्शन लॉस क्या होगा, मीन्स जो भी इनपुट एनर्जी मिल रही है उसमें से अगर माइनस कर देंगे आउटपुट एनर्जी को, ठीक है, तो हमें लॉस किसका मिलेगा, फ्रिक्शन लॉस का। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसीलिए लिखा मशीन में घर्षण हानि कितनी हो जाएगी, पी वाई माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। ठीक है ना, तो एक जो हमारी परिवर्तनीय मशीन होगी, तो जब उसका प्रयास जीरो किया जाता है तो मशीन की निर्गत ऊर्जा मशीन में घर्षण हानि से अधिक होनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जो भी रिवर्सिबल मशीन्स होती हैं तो उसकी जो आउटपुट एनर्जी होती है वो फ्रिक्शन लॉस से, जो फ्रिक्शन एनर्जी की जो लॉस होगा, ठीक है, फ्रिक्शन एनर्जी का जो लॉस होगा उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यही हमारा रिवर्सिबल मशीन कहता है। ठीक है, एक परिवर्तनीय मशीन के लिए जो हमारा एफर्ट है वो अगर किया जाता है शून्य हो जाता है, मीन्स एफर्ट हमारा क्या होता है, अगर एफर्ट हमारा ज़ीरो हो रहा है तो उस केस में जो आउटपुट एनर्जी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, एज कंपेरिजन टू फ्रिक्शन एनर्जी। ये ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन एनर्जी से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आउटपुट एनर्जी कितनी हमारी, W इंटू एक्स, और फ्रिक्शन कितनी थी हमारी, पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स, तो ये ज़्यादा होगा। यही चीज़ यहाँ पे आप देखिए लिखी हुई है, W इंटू एक्स ग्रेटर देन पी इंटू वाई माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। तो अब हम लोग क्या करें, डब्ल्यू एक्स को इधर ले जाएंगे तो 2W इंटू एक्स ग्रेटर देन पी वाई। इसका मतलब क्या हो गया, तो डब्ल्यू एक्स अपॉन पी वाई रख देंगे, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये डब्ल्यू बाई पी को एक साथ रख लेंगे और वाई बाई एक्स को एक साथ रख लेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू बाई पी क्या था हमारा, मैकेनिकल एडवांटेज, हमने पढ़ा था ऊपर मैकेनिकल एडवांटेज होता है, मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता था, डब्ल्यू बाई पी। ठीक है, और वेलोसिटी रेशियो क्या होता था, पी के द्वारा चली गई दूरी, ठीक है ना, अपॉन डब्ल्यू के द्वारा चली गई दूरी। तो मान लीजिए पी के द्वारा हमने कितनी दूरी चली है, पी के द्वारा हमने दूरी, देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा, पी के द्वारा जो दूरी चली गई वो वाई चली गई है, और जो लोड लगा उसकी दूरी चली गई एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी रेशियो। ठीक है ना, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता था, पी के द्वारा जो दूरी चली गई अपॉन डब्ल्यू के द्वारा दूरी चली गई। तो पी के द्वारा कितनी चली गई है, वाई चली गई है, और डब्ल्यू के द्वारा एक्स, तो यही क्या हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो। इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ लिखा है वाई बाई एक्स को हम लोग ने लिखा है वेलोसिटी रेशियो डब्ल्यू वी इंटू आर। तो एम अपॉन ए मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया, ग्रेटर देन 1/2। और ये क्या होता है, यही एफिशिएंसी होती है, दक्षता होती है किसी मशीन की। 1/2 मतलब क्या हो गया, आधा, मीन्स 50%।
ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो एफिशिएंसी होगी वो ग्रेटर देन 50% होनी चाहिए किसी भी परिवर्तनीय मशीन के लिए। ठीक है ना, रिवर्सिबल मशीन्स के लिए एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा सभी कोई। ठीक है ना, यदि मशीन की दक्षता 50% से अधिक है तो वह मशीन परिवर्तनीय मशीन कहलाती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, सेल्फ लॉकिंग मशीन। सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या होती है, यदि कोई मशीन बिना प्रयास लगाए केवल भार के कारण ही विपरीत दिशा में कोई कार्य करने में असमर्थ हो तो ऐसी मशीन अपरिवर्तनीय होती है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अभी हमने बात करी थी रिवर्सिबल मशीन, तो उनमें क्या हो रहा है कि अगर विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है और वो कार्य कर रही मशीन तो वो हमारी कहलाती है रिवर्सिबल मशीन। अगर वही मशीन हमारी विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में कार्य नहीं करेगी तो वो हमारी कहलाएगी सेल्फ लॉकिंग मशीन। ठीक है ना, यदि कोई मशीन बिना प्रयास लगाए केवल भार के कारण ही विपरीत दिशा में कोई कार्य करने में असमर्थ है तो ऐसी मशीनों को हम लोग अपरिवर्तनीय या स्व सतह लॉकिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा इसमें। ठीक है, इस स्थिति में मशीन की दक्षता 50% से अधिक नहीं होगी, अर्थात दक्षता क्या होगी, 50% से कम होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसकी एफिशिएंसी हमेशा 50% से कम होती है। ठीक है, या हम लोग कहेंगे एफिशिएंसी लेस देन 1/2 फॉर सेल्फ लॉकिंग मशीन, स्वतः लॉकिंग मशीन्स। और एफिशिएंसी की वैल्यू 1/2 या हम लोग कहेंगे 50%, तब वो किसके लिए होगा, रिवर्सिबल मशीन्स के लिए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है रिवर्सिबल मशीन्स कब होती हैं और सेल्फ लॉकिंग मशीन्स कब कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज का जो हमने सेशन पढ़ा है उसमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें, फॉर्मूलेज, डेफिनेशंस को बताया, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ पूछी जाती है कि इनपुट एनर्जी क्या होती है, आउटपुट एनर्जी क्या होती है, रिवर्सिबल मशीन्स क्या होती हैं, लॉ ऑफ मशीन्स के बारे में पूछा जाएगा। तो इन चीज़ों को आप एज इट इज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, एज इट इज़ जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वैसे ही नोट्स आप लोग देख के वीडियो से आप लोग नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए, उसे अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, हमारा ये क्या है, टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल है। ठीक है, यूट्यूब चैनल को आप इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमें बताइएगा। ठीक है ना, यूट्यूब चैनल के थ्रू आप बताइएगा, हमें कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो एज इट इज़ ऐसे ही नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है। ठीक है ना, ये यूट्यूब चैनल का लिंक है, इसके थ्रू जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो से रिलेटेड जो PDF होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो उस PDF से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। और आप लोग अगर नहीं समझ में आता है दोबारा वीडियोस को देखिए, और नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, टेलीग्राम में बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है।